अब पुलिस के पास नहीं होगी गिरफ्तारी की पावर अगर पुलिस ने इस गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में बता रखा है। और इस केस में तो सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी को भी अवैध घोषित कर दिया, यहां तक कि जिस बंदे को रिमांड पे लिया था उसका रिमांड आदेश भी रद्द कर दिया। और ये जो जजमेंट है यह भी का था 25 मार्च 2025 का है। इसके अंदर स्पेशली सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन बताई है कि पुलिस जो कब अरेस्ट करेगी और कब अरेस्ट नहीं करेगी। देखिए मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं, जो अपना संविधान होता है ना, संविधान का एक आर्टिकल होता है 22 के अंदर जो बातें बताई गई है, पुलिस को अरेस्ट करने से पहले उन बातों को फॉलो करना चाहिए, यानी कि उस कानून के तहत में चलना चाहिए। इसके अलावा एक जो अपना नया कानून बना है BNSS, उसकी एक धारा के बारे में बताया, या फिर जो अपना जो पुराना कानून है ना CRPC, उसकी एक धारा के बारे में बताया कि पुलिस को उस धारा को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए जैसा उस धारा में लिख रखा है। अब देखो मैटर क्या है, किसी व्यक्ति के खिलाफ में FIR दर्ज हुई थी 384, 420, 468, 471, 409 और 120B, यानी कि ये IPC है, ये पुराना मैटर है। और ये कब हुआ था, ये 30/12/2024 को उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया था और 3 दिनों की अवधि के लिए पुलिस हिरासत में भेजा, यानी कि रिमांड पे भेजा गया था। अब बंदे ने क्या किया है, चुनौती दी है जी, ठीक है, कोर्ट में अपील लगाई है, 3 ग्राउंड विशेष बनाए हैं। पहला ग्राउंड बनाया है कि अपीलकर्ता ने अपनी गिरफ्तारी जो है 30/12/2024 के रिमांड के आदेशों को 3 आधारों पर चुनौती दी है। पहला, शासनादेश का स्पष्ट रूप से गैर अनुपालन, यानी कि पुलिस ने जो है कानून को फॉलो नहीं किया है, यानी कि कानून को तोड़ के उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पहला ग्राउंड ये है। सेकंड ग्राउंड लगाया कि पुलिस ने जो है CRPC की धारा 41A, यानी कि 7 साल से कम के मुकदमे में जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना होता है तो पुलिस को क्या करना पड़ता है, पहले 41A का नोटिस देना पड़ता है। और ये जो जजमेंट था ये था अर्नेस वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014 के अंदर ये गाइडलाइन आई हुई थी, वो भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। अर्नेस वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014 के अंदर सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी थी पुलिस वालों को, इंडिया के अंदर जितने पुलिस वाले हैं, कि 7 साल से कम के मुकदमे में अगर आपको अरेस्ट करना तो पहले बंदे को 41A का नोटिस दो। अब जो नए कानून में ये चला गया है, ये धारा बन चुकी है 35 की 3 BNSS, इसके तहत में पुलिस को पहले नोटिस देना पड़ेगा। तो पुलिस ने शायद ये नोटिस नहीं दिया होगा। तीसरा अनुपालन जो किया है धारा 50 का, यानी कि CRPC की धारा जो 50 होती है, इसके तहत में बंदे को बताना पड़ता है कि हम आपको क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं, आपका कसूर क्या है। तो 3 ग्राउंड लगाए हैं जी, एक तो पुलिस ने कानून को फॉलो नहीं किया है, दूसरा 41A का नोटिस नहीं दिया है, और तीसरा जो है धारा 50 का उल्लंघन। धारा 50 का क्या मतलब होता है, जब भी किसी व्यक्ति को पुलिस अरेस्ट करती है तो पहले बताएगी कि हम आपको क्यों अरेस्ट कर रहे हैं, मैं कौन हूं, अरेस्ट करके कहां लेके जाऊंगा, तुझे अरेस्ट करके तेरे किस व्यक्ति को बताना है, तेरे को एडवोकेट से मिलने का अधिकार है। तो ये सारी चीजें बतानी होती है, तेरा मैटर बेलेबल है, नॉन बेलेबल है। और पुलिस अगर इनमें से कुछ भी ना बताए या 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के आगे पेश ना करे तो इसको हम बोलते हैं आर्टिकल 22 का उल्लंघन, और उस केस में बंदा जो है उसकी जो गिरफ्तारी है वो अवैध मानी जाती है, जैसा कि जजमेंट के अंदर हुआ है। अब आगे सुप्रीम कोर्ट ने देखो क्या कहा है, हम अपीलकर्ता द्वारा गिरफ्तारी के आधार न बताए जाने के संबंध में उठाए गए अंतिम मुद्दे पर ही विचार करना चाहते हैं। भाई जो अपील करता था, जो ये लड़का था, इसने क्या कहा है, भाई मेरे को नहीं बताया कि मेरे को अरेस्ट क्यों कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम डायरेक्ट इसी पॉइंट पे आते हैं। ध्यान से देखने पर हम देख सकते हैं कि अपीलकर्ता जो दिया गया है वह निर्धारित प्रारूप में केवल एक गिरफ्तारी ज्ञापन है। भाई पुलिस ने सामने वाली पार्टी को डायरेक्ट एक गिरफ्तारी ज्ञापन दिया है, कारण नहीं बताया कारण क्या है, जिसे अपीलकर्ता को सूचना के रूप में दिया जाना है। इसमें अपीलकर्ता का नाम और गिरफ्तारी का स्थान लिखा गया है, और इसके अतिरिक्त यह भी लिखा गया है, यानी कि ज्ञापन को बोल देते हैं अरेस्ट मेमो, कि डायरेक्ट ही क्या किया है, डायरेक्ट ही व्यक्ति को अरेस्ट मेमो दे दिया है जी। जब भी पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए आता है तो उसको अरेस्ट मेमो दिया जाता है कि हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं, लेकिन गिरफ्तारी के क्यों की जा रही ये नहीं बताया है, और ना 41A का नोटिस दिया है। गिरफ्तारी का स्थान लिखा गया, इसके अतिरिक्त यह भी लिखा गया कि उसे सह आरोपियों के बयान पर आधार पर गिरफ्तार किया। इस मामले में 120B लगा हुआ, यानी कि षड्यंत्र का मैटर है। तो षड्यंत्र में मतलब 2 से ज़्यादा व्यक्ति हैं, 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति हैं। तो बाकी लोगों ने कहा कि हमारा एक साथी और है, तो उनके बयान के आधार पर पुलिस ने अरेस्ट किया है। हम अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा आपराधिक अपील इसके तहत में इस तर्क से सहमत है कि उक्त गिरफ्तारी ज्ञापन को गिरफ्तारी का आधार नहीं माना जाता है। अरेस्ट मेमो को गिरफ्तारी का आधार नहीं मानते हैं जी, ठीक है, क्योंकि इसे कोई अन्य महत्वपूर्ण विवरण नहीं दिया गया है। और इस संहिता की धारा 50 के तहत आदेश का स्पष्ट गैर अनुपालन है, यानी कि व्यक्ति को बताया ही नहीं है कि हम आपको अरेस्ट क्यों करें, यानी कि आर्टिकल 22, जिसे भारत के संविधान 1950 के अनुच्छेद 22(1) को प्रभावी करने के लिए पेश किया गया है। हम विशेष रूप से इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के प्रकाश में, जिसे प्रवीर पुरकास्थ वर्सेज ये जो
एनसीटी दिल्ली के रूप में रिपोर्ट किया गया है को रद्द करने के लिए इच्छुक हैं और इस मामले में ध्यान में रखते हुए आरोपित निर्णय को रद्द किया जाता है तथा अपीलकर्ता की गिरफ्तारी और उसके बाद जारी रिमांड आदेश को भी रद्द किया जाता है जी। तो बंदे को क्या कर दिया है, अभी के लिए बरी कर दिया क्योंकि उसको बिना गिरफ्तारी का आधार बताए अरेस्ट किया गया था। ये जा, और ये जो केस नंबर है, किसी को केस नंबर देखना है तो ये केस नंबर देख लेना। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 25 मार्च का सुप्रीम कोर्ट। ठीक है जी। अब आप लोगों को मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, गौर से सुन लेना, और यहाँ तक की जानकारी अच्छी लगी ना तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखो, पुलिस जो है वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हो, सब इंसान ही हैं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग सिर्फ एक अपने एटीट्यूड में आके सामने वाले का नुकसान कर देते हैं। और एटीट्यूड ये होता है कि मेरे से बड़ा कोई नहीं है, और ये इंसान का सबसे बड़ा वहम होता है। हर इंसान, हर दूसरा इंसान हर तीसरे इंसान से बड़ा होता है। इस दुनिया में ना किसी के पास नॉलेज की कमी है, ना किसी के पास में पैसे की कमी है, ना किसी के पास में प्रॉपर्टी की कमी है। हर दूसरा इंसान आपसे ऊपर है, और जिसके अंदर ये वहम है ना कि मैं बड़ा हूँ वो सबसे बड़ा मूर्ख है, ये मैं मानता हूँ। ठीक है, तो भाई जो भी लोग हैं कोई गलत काम ना करें। ये जो समाज में जो चीज़ें जागरूकता के लिए चली आ रही है ना, अब सुप्रीम कोर्ट की एक नहीं कोई 50 से ज़्यादा जजमेंट आ चुकी है कि पुलिस वाले ने आर्टिकल 22 का उल्लंघन किया है। कभी यूपी की, कभी चंडीगढ़ की, कभी या राजस्थान की, बहुत हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ईमानदारी से काम भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ की वजह से पूरा डिपार्टमेंट खराब हो जाता है। तो भाई आप लोगों को स्पेशली ट्रेनिंग में ये चीज़ बताई जाती है कि क्या होता है क्या नहीं होता, विद केस भी बताते हैं। जो उस्ताद होते हैं ना, जो पुलिस वालों को ट्रेनिंग देते हैं, वो बताते हैं कि ये गिरफ्तारी अवैध क्यों है, किस जजमेंट के अंदर कोर्ट ने बताया। पर शायद उस टाइम तो फ़ोन चला रहे होंगे और फिर किसी का नुकसान कर देते हैं। तो भाई जो भी आप, चाहे आम इंसान हो या फिर कोई भी आप जो भी इस वीडियो को देख रहा है, तो कानून का अनुपालन जरूर करें। अब व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तारी के बाद उसकी मानहानि भी हुई है, टाइम खराब भी हुआ है, दिमाग भंड भी हुआ है, पैसा भी खर्च हुआ है। अब इन सब का मोल नहीं लगाया जाता है। अगर इन सब का मोल लगाया जाता तो कोर्ट में नीचे लिखा होता कि उस पुलिस वाले को बर्खास्त करो और उसकी 1 साल तक की सैलरी काट लो। पर ऐसा आदेश नहीं है। मतलब व्यक्ति को रिलीफ मिला है, पर ठीक मिला जितना वो संतुष्ट है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था, जो भी कानून की किताबें हैं उनको फॉलो ज़रूर करें, चाहे आप आम इंसान हो या फिर आप कोई भी पढ़े लिखे कोई भी ऑफिसर हो। किसी के साथ गलत काम ना करें भाई। और आप भी जो है, इंसान का भी अधिकार है। जब भी कोई पुलिस आपके घर आती है या आपको फ़ोन करती है तो आपके पास में बहुत सारे अधिकार हैं। आपके कानून ने आपको अधिकार दिए हुए हैं, ये आपके पास में जन्म से ही अधिकार हैं। कोई पुलिस आपको फ़ोन करती है तो आप पूछ सकते हो कि भाई पहले अपने बारे में बता, अपना आई कार्ड दिखा। बिना नोटिस पुलिस कभी भी थाने में नहीं बुला सकती है, बिना नोटिस दिए अरेस्ट नहीं कर सकती है। पर इंसान भी, चलो जिनको नॉलेज नहीं उनका कसूर नहीं है, पर जिनको नॉलेज होते हुए ये काम करे तो वो थोड़ा सा उठपटांग सा लगता है। तो भाई मैं सिर्फ ये चीज़ बताना चाहता हूँ, आप अपने अधिकार जान लो। अधिकार जानने के बारे में भी आपका अधिकार है। और अगर आपको ये लग रहा है कि हमको हमारे अधिकार कौन बताएगा, तो एक नंबर बताता हूँ, 1500 15 और फिर 100 1500 मैं लिख के दे देता हूँ आपको। अब इस नंबर का क्या फ़ायदा होता है वो भी बता देता हूँ। देखो 1500 एक ये नंबर है, ये नोट कर लो, 15 और 100। ये फ्री लीगल हेल्प है जी, फ्री लीगल हेल्प। आप फ़ोन करो, फ़ोन करके पूछो जी पुलिस मेरे को अरेस्ट करने आ रही है, मेरे क्या क्या अधिकार हैं। ये फ्री में आपको बताएंगे। ये सरकारी वकील यहाँ पे सरकार ने रखे हुए हैं। 1500 ये हेल्पलाइन नंबर है फ्री लीगल हेल्प के लिए। आप वहाँ से सारी जानकारी ले लो। आपको कोई एडवोकेट अगर आपसे फीस ले रहा है बात बताने की और करने की, ये फ्री नंबर है। यहाँ से आप हेल्प लो, हर तरीके की आपको हेल्प मिलेगी। इसके अलावा मेल से हेल्प लेना चाहते हो, मेल के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, आप सुप्रीम कोर्ट में मेल कर सकते हो, अपनी हाई कोर्ट में मेल कर सकते हो, वहाँ से भी आपको रिप्लाई मिलता है कि आपके क्या क्या अधिकार है। तो आप अपने अधिकारों के बारे में जानने के लिए यहाँ कॉल कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है हेल्पलाइन नंबर। और भी बहुत सारे नंबर हैं, या फिर जो आपके कोर्ट के अंदर भी, आपकी जिस भी एरिया में है पूरे इंडिया में, आपके एरिया की कोर्ट के अंदर भी सरकारी वकील या फिर लीगल एड के ऑफिस होते हैं, वहाँ पे जाके भी आप कानूनी जानकारी आप फ्री में ले सकते हो जी। ठीक है, और फिर भी कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स खुला है या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी टीम का नंबर मिल जाएगा। जानकारी अच्छी लगी तो इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू जी।